हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में से संकलित ध्रुव स्वामिनी नाटक में से लिया गया है। पिछले वीडियो के अंदर और ऑनलाइन क्लासेस में हमने ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के चरित्र चित्रण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज का जो हमारा विषय है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक में से रामगुप्त का चरित्र चित्रण करेंगे। रामगुप्त के चरित्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें कौन कौन से उसमें गुण थे, कौन कौन से अवगुण थे, उन सभी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले रामगुप्त के बारे में उसकी विषय वस्तु को समझते हैं। तो जो रामगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक का एक प्रमुख पात्र है और वह एक ऐसा पात्र है जो अपने छल से, कपट से अपने ही भाई, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपने राज्य को भी नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है। वह एक विलासी प्रवृत्ति का, मदिरा के सेवन में मस्त रहने वाला, कायर व दुष्ट व्यक्ति है जिसको अपने राज्य के राजकाज की किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है और ना ही उसमें उसको रुचि है। इसलिए इस नाटक के अंदर रामगुप्त को दुष्ट और खल पात्र कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो रामगुप्त है वो एक नीच और कायर पात्र है इस नाटक के अंदर। ठीक है, जो पात्र होते हैं नाटक के अंदर उनका अपना परिस्थितियां और समय के अनुसार उनकी मांग होती है, उनका अभिनय होता है। उसी आधार पर रामगुप्त का भी जो चरित्र से संबंधित विशेषताएं हैं वो विशेषताएं उसके अनुरूप थोड़ी विलासी प्रवृत्ति की, थोड़ी दूरदर्शी, क्रूर और नीच शैली का उसको जो व्यक्ति है वो बताया गया है। तो चलिए अब हम रामगुप्त के चरित्र की जो विशेषताएं और विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो कायर एवं कमज़ोर कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंदर जो रामगुप्त है वो एक कायर और भीरू प्रवृत्ति का, यानी कि कमज़ोर प्रवृत्ति का राजा है। युद्ध में वह शत्रु का साहसपूर्वक सामना करने की उसमें बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। वह सकराज के अपमानपूर्ण संधि प्रस्ताव को निर्लजता से मान लेता है, यानी कि उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मंदाकिनी जो रामगुप्त की बहन है वो उसके बारे में स्पष्ट कहती है कि जब वीरता भागने लगती है तो उसके पैरों में राजनीतिक छल छंद की धूल उठती है। कहने का मतलब कि जो रामगुप्त है वो कायर और कमज़ोर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसमें वीरता रूपी जो गुण है वो बिल्कुल भी लेश मात्र है। भारी शत्रु के आक्रमण से भी अधिक वह ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त से भयभीत है, यानी कि वो ये सोच रहा है कि ध्रुव स्वामिनी आज भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि उसके राज्य के ऊपर सकराज ने आक्रमण कर दिया है। उसे संदेह है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से आज भी प्रेम करती है। वह इसलिए सकराज के प्रस्ताव को मानने में एक ही चाल से भीतर और बाहर के सब शत्रु परास्त करने का अवसर समझ लेता है। वो ये सोचता है कि अगर सकराज ने ध्रुव स्वामिनी को प्रस्ताव के रूप में या उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप मांगा है तो वह एक तीर से दो निशाने कर देगा। एक तो ये कि वह ध्रुव स्वामिनी उससे और चंद्रगुप्त से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और दूसरा ये कि जो ध्रुव स्वामिनी है उसके साथ चंद्रगुप्त जबरदस्ती जाना चाहता है, तो उसके दोनों जो शत्रु है वो खत्म हो जाएंगे। और वह इतना कमज़ोर और कायर है कि जब ध्रुव स्वामिनी स्वयं आत्महत्या, यानी कि खुद आत्महत्या करने के लिए कृपाण तलवार निकालती है तो वह अपनी हत्या के डर से कांप जाता है और बाहर भाग जाता है। यानी कि इस प्रकार उसकी जो प्रवृत्ति है वह कमज़ोर और भीरू व्यक्ति के रूप में, कायर व्यक्ति के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है।
दूसरी जो उसकी विशेषता है वो है शंकाशील, कि रामगुप्त जो है वो अपनी पत्नी धुरो स्वामिनी के प्रति सदैव शंकाशील रहता है, यानी कि उसके प्रति उसके मन में हमेशा ये संदेह जो है वो बना रहता है। वह धुरो स्वामिनी के साथ राक्षसी विवाह करके उसे अपनी पत्नी तो बना लेता है, परंतु उसे हमेशा लगता है कि वह आज भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। राक्षसी विवाह का मतलब होता है कि जबरदस्ती, यानी कि किसी के साथ जबरन विवाह करना, यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध। तो लेकिन जब जो रामगुप्त है धुरो स्वामिनी से राक्षस विवाह करके उसे अपनी पत्नी बना लेता है, तो उसके बाद उसे हमेशा इस बात का भय लगा रहता है कि आज भी जो धुरो स्वामिनी है वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, और यही कारण है कि वह चंद्रगुप्त के प्रति उसके मन रूपी भावों को जानने के लिए उसकी जो दासी होती है रामगुप्त की खड़गधारणी, उसको धुरो स्वामिनी की सेवा में लगा देता है। कहने का मतलब यह है कि उसके मन का जो संदेह है रामगुप्त के लिए वो उचित है, और उसी संदेह को या शंका को जानने के लिए वो जो राज्य की जो दासियां होती हैं उन दासियों को धुरो स्वामिनी की सेवा में लगा देता है कि वो जब भी किसी भी क्षण या किसी भी समय चंद्रगुप्त के बारे में बात करती है तो मुझे तत्काल सूचना दी जाए। उसके बाद में तीसरी जो विशेषता है वो है निर्लज। ये तो हमें स्पष्ट ही पता है कि वो एक लज्जाशील व्यक्ति है, उसमें शर्म नाम का जो एक गुण है वो भी नहीं है। रामगुप्त एक निर्लज पात्र है, लज्जा जैसा भाव उसके चरित्र में कहीं भी दिखाई नहीं देता। हर जगह वह अपनी निर्लजता का ही प्रदर्शन करता है, यानी कि बेशर्मी का प्रदर्शन करता है। वह हिंजड़ों और बोनों से निर्लजता पूर्वक बातें करता है, अपनी पत्नी को दूसरे राजा को भेंट स्वरूप देने को तैयार हो जाता है। यही नहीं, जब धुरो स्वामिनी उससे कहती है कि उसने सुख दुख में उसका साथ निभाने की प्रतिज्ञा अग्नि के सामने की है, तब भी वह निर्लजतापूर्वक कहता है कि रामगुप्त ने तो ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की होगी, मैं तो उस समय शराब के नशे में डुबकी लगा रहा था। अगर पुरोहितों ने जाने अनजाने में क्या क्या पढ़ दिया होगा उन बातों का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। यानी कि कहने का मतलब वो एक निर्लज प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो इस बात को सोच भी नहीं सकता कि उसके जहन में उसके हृदय के अंदर कोई जो शर्म है उस शर्म नाम का कोई जो गुण है वो उसके मन के अंदर विद्यमान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में चौथी विशेषता है अदूरदर्शी एवं अविवेकी राजा, यानी कि उसमें दूर तक सोचने की क्षमता नहीं है, विवेकशील बिल्कुल भी वो नहीं है। रामगुप्त महामंत्री शिखर स्वामी के छल से राजा बनने में तो कामयाब हो जाता है, परंतु वह एक अदूरदर्शी और अविवेकी राजा भी है। दूरदर्शिता और विवेक तो उसके चरित्र में दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि वह अपना शिविर एक ऐसे स्थान पर लगाता है जहां शत्रु आसानी से आकर उसे घेर सकता था। उसकी अदूरदर्शिता के चलते सकराज ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। कहने का मतलब कि इसी प्रवृत्ति के कारण जो सकराज है उसने मगध प्रदेश का जो राजा है यानी कि रामगुप्त है उसके शिविर को घेर लिया। इसके साथ साथ उसमें विवेकशीलता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब सकराज धुरो स्वामिनी को उपहार स्वरूप प्राप्त करने के लिए संधि प्रस्ताव रामगुप्त के पास भेजता है तो रामगुप्त अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करता कि इसे बुद्धि के माध्यम से कोई उपाय खोजकर किस प्रकार इसका समाधान या हल निकाला जाए, यानी कि वो अपनी विवेकशीलता का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करता और ज़बरदस्त अचानक ही अपना जो निर्णय वो सुना देता है। तो कहने का मतलब उसमें विवेकशीलता का भी अवगुण देखा जा सकता है। उसके बाद में पांचवी विशेषता वह विलासी एवं कामुक प्रवृत्ति। रामगुप्त एक विलासी एवं कामुक राजा है। वह दिन रात सुरा और सुंदरियों के मायाजाल में उलझा रहता है। सुरा का मतलब होता है शराब और सुंदरियां यानी कि जो महिलाएं हैं उनके मायाजाल में उलझा रहता है। हिंजड़ों और बोनों के साथ मस्खरी करता है यानी कि मजाकिया लिहाज में उनके साथ बातें करता है। शराब का प्याला हर समय उसके होठों पर विराजमान रहता है। बातें करते करते उसे उसकी
मदिरा खत्म होती है, वह दासी को संकेत करके मदिरा मांग लेता है। इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव, दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी है, उस ध्रुव स्वामिनी को जब सकराज के पास भेजा जाता है तो उसे एक छोटी सी बात मानता है वो, और वही छोटी सी बात के आधार पर वो कहता है कि ये तो एक छोटी सी बात है, इसमें बड़ी बात क्या है, मुझे जल्दी सी शराब ला कर दो, मेरा जो कंठ है वो सूख रहा है। इस प्रकार वह अत्यंत कामुक और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह ध्रुव स्वामिनी के सामने इस तथ्य को स्वीकार भी करता है कि वह नारी को अपनी विलासिता का साधन समझता है। कहने का मतलब यह है कि वो एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसने जो ध्रुव स्वामिनी के साथ राक्षस या जबरन जो विवाह किया है, वो कोई ये नहीं कि वो उससे प्रेम करता था, बिल्कुल नहीं। वो प्रेम करता था लेकिन उसके शारीरिक सौंदर्य से। इस तरह उसका जो उसकी जो प्रवृत्ति है वो विलासी और कामुक भाव से भरी हुई है। उसके बाद में नारी के प्रति असम्मान की भावना। निश्चय जो व्यक्ति विलासी व कामुक होता है उसमें नारी के प्रति सम्मान की भावना बिल्कुल भी नहीं होती। और सीधी सी बात है, इसका जीता जागता जो उदाहरण है ना, वो इस नाटक का गौण खलनायक है रामगुप्त, वो स्वयं है इस नाटक में। और रामगुप्त एक ऐसा पात्र है जो नारी का सम्मान करना तो दूर, वह अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पा रहा। यानी कि अपनी पत्नी को वो गौण और तुच्छ समझता है, कुछ नहीं समझता, एक भेंट समझता है, उपहार समझता है वो उसको, सदैव उसकी अपेक्षा करता है। यानी कि उसकी हमेशा ही वो उपेक्षा करता रहता है, उस पर शक करता है और उसका निरादर करता रहता है। यहाँ तक वो अपनी पत्नी के बारे में कोई निर्णय लेना होता है तो वो शिखर स्वामी से बात करता है। अगर उसकी पत्नी सीधे प्रत्यक्ष रूप से रामगुप्त से मिलना चाहती है तो उसके लिए उसे पहले शिखर स्वामी से बात करनी पड़ती है। नारी के प्रति उसकी असम्मान भावना की हद तो तब हो जाती है जब वह अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को सकराज के संधि प्रस्ताव की एवज में सकराज को उपहार में देने को तैयार हो जाता है और कहता है, तुम मेरी रानी नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा, तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ। कहने का मतलब उसकी इस बात से ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वो नारी के प्रति उसकी जो भावना है वो असम्मान की भावना है, वो नारी की इज्जत नहीं कर सकता। उसके बाद में 7वां पॉइंट है क्रूर एवं निर्दयी राजा। रामगुप्त एक क्रूर एवं निर्दयी व्यक्ति भी है और एक राजा भी है। शक विजय के बाद वह शक दुर्ग में पहुंच जाता है। यानी कि सकराज को हराने के बाद जब चंद्रगुप्त सकराज को मार देता है तो वह भी पीछे पीछे सकराज के दुर्ग में पहुंच जाता है और जो विद्रोहियों जो व्यक्ति होते हैं वहाँ पर उनको बंदी बनाकर अपना जो राज्य है उसका निष्कंटक बनाना चाहता है। यानी कि उसके रास्ते में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, उस प्रकार वह चाहता है। वह चंद्रगुप्त और सामंत कुमारों को बंदी कर लेता है। यहाँ उसके निर्दयी रूप के दर्शन होते हैं। वह अपना अधिकार जमाने के लिए निरीही कोमा और मिहिर देव की निर्मता पूर्वक हत्या करा देता है। यानी कि चंद्रगुप्त ने और ध्रुव स्वामिनी ने तो मिहिर देव और कोमा को बोल दिया था कि आप जाओ, हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, आपका इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन जब वो जाने लगते हैं, चले जाते हैं, तो क्या होता है कि जो रामगुप्त है, रामगुप्त उन दोनों को मरवा देता है। यानी कि ये उसकी क्रूर और निर्दयता का पता चलता है। उसके बाद में अंतिम जो पॉइंट हमारा वो है नीच एवं स्वार्थी। यानी कि इस नाटक में उसको नीच और स्वार्थी, सकराज से भी ज़्यादा जो स्वार्थी और नीच व्यक्ति के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। रामगुप्त अत्यंत नीच एवं स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसकी नीचता एवं गिरे हुए चरित्र की पराकाष्ठा का बखान, यानी कि पराकाष्ठा जो बिल्कुल चरम पर पहुंच जाती है, उसका जो वर्णन है वो सामंत कुमार, पुरोहित तथा परिषद तीनों ही करते हैं।
सामंत कुमार तो स्पष्ट कहते हैं कि रामगुप्त जैसे राजपथ को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। वह उसे हिंसक, पाखंडी और दुष्ट भी कहता है। पुरोहित भी उसके बारे में अपना निर्णय जो देता हुआ कहता है कि रामगुप्त गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राज्य में एक दुष्ट व्यक्ति है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का धुरो स्वामी पर कोई अधिकार नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसकी, वह उसकी निष्ठा और स्वार्थीपन को दर्शाती है। तो अपने स्वार्थीपन के लिए अंत में छल से अपने भाई चंद्रगुप्त की हत्या करवाने का भी प्रयत्न करता है, लेकिन स्वयं मारा जाता है। इस तरह से ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बेशक जो रामगुप्त है वो मगध का शासक और धुरोस्वामी का पति जरूर है, लेकिन वह अपने चरित्र में कुछ विशिष्टता रखता है, परंतु विशिष्टता के साथ साथ उसके चरित्र के अंदर जो वास्तविक रूप है उसमें एक अत्यंत कायर, दुष्ट, भीरू, निर्लज, नीच, स्वार्थी, क्रूर, निर्दयी और विलासी और नारी के प्रति सम्मान की भावना रखने वाले व्यक्ति के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, रामगुप्त के चरित्र के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करती है। तो आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है रामगुप्त का चरित्र चित्रण वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में जल्दी ही हम आगे का जो हमारा विषय है वो विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।